हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम इस समय भाग 5 का केंद्रीय विधायिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय विधायिका 79 अनुच्छेद 79 से 123 यानी 123 79 से 123 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है कल संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत पढ़ा, फिर उसके बाद राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक, तो इसमें हमने सभी दोनों सदनों यानी जो राज्यसभा है ऊपरी सदन है, लोकसभा जो है निचली सदन है, उन लोगों के सदस्यों की संख्या बताया था। राज्यसभा में 250, लोकसभा में 552। ठीक और उसके बाद हमने ये बताया था कि राज्यसभा की अवधि और निर्वाचन में बताया था कि राज्यसभा जो है कि वो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। ठीक, परमानेंट सदन है वो। उनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है और रिटायरमेंट जो होती है उन लोगों का हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने ही सदस्य नए पद धारण करते हैं। ठीक, तो इन लोगों का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। और इन लोगों का जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि जनता जो है पहले एमएलए को चुनती है, यही एमएलए जाते हैं तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को चुन कर भेजते हैं ये लोग। ठीक, और अब जो है लोकसभा की अवधि और निर्वाचन। ठीक, तो आप अगर भाग पाँच केंद्रीय विधायिका का जो पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इस वीडियो से देखने से पहले आप जो है भाग 5 पहला विधायिका केंद्रीय विधायिका का पहला वीडियो आप जरूर देखिए, संविधान प्ले लिस्ट में है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लोकसभा का निर्वाचन और अवधि। ठीक, लोकसभा का अवधि और निर्वाचन, चाहे निर्वाचन और अवधि। ठीक है, देखिए लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो होता है ना वो 5 साल का होता है। ठीक, लोकसभा जो है संसद जो है वो 5 साल का यानी लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। राष्ट्रपति जो है ना इसका विघटन कभी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी है, इसका कभी भी विघटन हो सकता है। 5 साल के लिए तो ये लोग चुने जाते हैं, लेकिन 1 साल बाद 6 महीने बाद राष्ट्रपति जो है इसका कभी भी विघटन कर सकता है। कारण क्या है? ये अस्थायी है। ठीक, तो ये है कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या है कि 5 साल मोदी सरकार चल रही है, इसमें मान लीजिए कि 2024 में चुनाव होने वाला है। अगर 2024 में चुनाव होने वाला है, अगर उसी समय पूरे देश में आपातकाल की स्थिति लग जाती है तो चुनाव न होकर उनकी अवधि जो है 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, यानी वो 2025 तक बढ़ा दी जाएगी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाया जा यानी राष्ट्रपति जो है बढ़ा सकता है, और ये अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 साल होगी। यानी एक बार में राष्ट्रपति जो है वो 1 साल तक ही बढ़ा सकता है। ठीक, फिर लगा कि 2025 में भी आपातकाल की स्थिति है, फिर चुनाव नहीं होगा तो फिर 1 साल बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ सकता है यानी आपातकाल की स्थिति में। लेकिन ध्यान ये रहे, अगर मान लीजिए कि 2024 में मई में चुनाव होना है और 2024 मई में ही चुनाव न होकर आपातकाल लग गया, तो राष्ट्रपति ने ये 2025 के लिए लोकसभा का गठन कर दिया कि नहीं, मोदी सरकार जो है 2025 तक बनी रहेगी। लेकिन पता चला कि 2024 में 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ठीक 4 महीने के बाद जो है आपातकाल की स्थिति नॉर्मल हो गई। आपातकाल की स्थिति नॉर्मल होगी, पूरा देश फिर पूरे पुरानी स्थिति में आ गया, आपातकाल हट गया। तो ये अधिकतम अवधि जो है ना 6 महीने रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, 1 साल के लिए तो राष्ट्रपति ने बढ़ाया है, ठीक, लेकिन अगर 6 महीने की अगर पहले अगर ये आपातकाल की स्थिति खत्म हो गई तो ये अधिकतम अवधि 6 महीने ही रहेगी। ठीक है, 6 महीने ही रहेगी, वो 1 साल तक नहीं है। कि पता चले कि राष्ट्रपति जो है 2024 में चुनाव होना है मई में, और मई में ही आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति कहा कि 1 साल के लिए संसद का गठन हो गया कि 1 साल लिए फिर मोदी सरकार चलेगी।
जो सरकार है फिलहाल मैं उसका एक उदाहरण देके बता रहा हूँ कि फिर 2025 तक मोदी सरकार चलेगी। तो पता चला कि मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई में जो है आपातकाल हट गया। अब मोदी जी जो है कि अब 10 महीना और नहीं रह पाएंगे, उनको सिर्फ 4 महीना और झेलना पड़ेगा। ठीक, 4 महीने के बाद जो है फिर से नई लोकसभा का गठन किया जाएगा, क्योंकि अधिकतम अवधि 6 महीने हो जाएगी। अगर 6 महीने के नीचे अगर अंदर 6 महीने के अगर अंदर जो है फिर लोकसभा आपातकाल हट गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। ठीक, देखिए पॉइंट से समझते हैं इसको। अवधि इसकी कितनी होती है? 5 साल। 5 साल। ठीक, इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना, इसका कभी भी विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। ठीक, ये सदन जो है अस्थायी है, कभी भी विघटन कर सकता है। अस्थायी का मतलब कि इसका निश्चित नहीं है कि जिस उसमें क्या था राज्यसभा में वो 6 साल था, वो अस्थायी था। उसके सदस्य अगर रिटायर भी होंगे तो सिर्फ 2 साल के बाद 1/3 होंगे। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा लोकसभा को रिटायर कर दे रहा है राष्ट्रपति, अगर चाहेगा तो। अगर नहीं भी चाहेगा तो 5 साल के बाद पूरा ऑटोमेटिक वो रिटायर हो जाएगा। ठीक, अगला अगला लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो सदन जो होता है ये अस्थायी होता है। ठीक है, 5 वर्ष पूरे होने पर, 5 वर्ष पूरे होने पर, 5 वर्ष पूरे होने पर अगर आपातकाल की स्थिति आ गई, आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, ठीक, इसकी अवधि 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। कौन बढ़ाएगा? 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। बढ़ाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, अगर आपातकाल 6 महीने के भीतर समाप्त हो गया, 6 महीने के भीतर हट गया, अगर आपातकाल 6 महीने के भीतर हट गया तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होगी। ठीक, 5 वर्ष पूरे होने पर अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो अधिकतम अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष। ये नहीं है कि राष्ट्रपति कहें कि चला फिर से 5 साल रहा, नहीं, राष्ट्रपति के पास उतना ही अधिकार है सिर्फ 1 साल बढ़ाने के लिए। ठीक, अगर 1 साल के बाद फिर भी आपातकाल की स्थिति है तो फिर 1 साल बढ़ा देगा वो। लेकिन अगर आपातकाल 6 महीने के भीतर समाप्त हो गया तो अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने ही रहेगी। इतना बात समझ में आया? ठीक, एक घटना घटी थी 1971 में। 1971 में पांचवी लोकसभा यानी 1952 से 1971 के बीच में ये पांचवी लोकसभा का गठन किया गया था ना। पांचवी लोकसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ा दी गई थी, 1 वर्ष बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 1971 में पांचवी लोकसभा की अवधि जो है 1 वर्ष बढ़ा दी गई। सवाल ये पूछता है कि कब लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी 1 साल के लिए? 1971 में कौन सी लोकसभा में 1 वर्ष के लिए उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी? तो पांचवी लोकसभा। ठीक है, पांचवी लोकसभा। चलिए इसमें एक और पॉइंट समझते हैं।
इन लोगों का चुनाव जो होता है ना, राज्यसभा में चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। इसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से। जनता जनता जो है, जनता चुनती है, वो भी डायरेक्ट चुनती है। जैसे मोदी जी जो हैं वो बनारस के लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। बनारस से वो संसदीय सीट जीते हैं। और राहुल गांधी जो हैं वो केरल के वायनाड से जीते थे, ठीक। अब तो उनकी लोकसभा सदस्य जो है अब वो छीन ली गई है, ठीक। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इन लोगों का होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले, वह जीत जाएगा, ठीक। आप लोग सोच रहे हैं तो सबको पता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्या था? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव होता है। उसको अभी बताएंगे, हमने कहा पिछले वीडियो में कहा था कि उसको बाद में बताएंगे, ठीक। जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति बताया जाएगा, ठीक। लोकसभा में क्या आता है कि जितने भी सदस्य खड़े हुए हैं उस लोकसभा सीट के लिए, जितने भी सदस्य, ठीक, जो कोई भी लोग, मान लीजिए कि बनारस का ही लोकसभा सीट है, उस सीट के लिए जितने भी लोग खड़े हुए हैं, अगर उनमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला वही सदस्य बन जाएगा, यानी वही से संसद चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ये सवाल पूछता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक। अगला है 550 सदस्यों का चुनाव होता है। अगर 550 सदस्यों में अगर दो एंग्लो इंडियन हैं, ठीक। अगर दो एंग्लो इंडियन हैं, 550 सदस्यों में अगर दो एंग्लो इंडियन हैं तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन का मनोनीत नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर 550 सदस्यों में अगर चुनाव होता है, अगर उसमें से कहीं से भी दो एंग्लो इंडियन किसी भी पार्टी से अगर चुनाव जीत के आते हैं तो राष्ट्रपति जो है उनको दो सदस्य जो होता है ना, हमने बताया था लोकसभा में 552 सीट होता है, दो सदस्यों का मनोनीत करता है, ठीक। अगर देखेगा कि पर्याप्त प्रतिनिधि, अगर इन दो प्रतिनिधि अगर नहीं है, ठीक, तो वो अलग से दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, मनोनीत करेगा, ठीक। ये दो एंग्लो इंडियन तभी मनोनीत करेगा जब इस 550 सदस्यों में दो एंग्लो इंडियन बताया था कि भारतीय मूल के, अंग्रेजी मूल के भारतीय लोग, ठीक। उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अगर दो एंग्लो इंडियन अगर 550 सदस्यों में नहीं है तो राष्ट्रपति अपने मर्जी से दो एंग्लो इंडियन चूज करेगा, यानी मनोनीत करेगा। लेकिन फिलहाल में ये दो एंग्लो इंडियन की कहानी जो है समाप्त हो चुकी है। अब इनका चुनना जो है अब सपना हो गया है, ठीक। अब इन लोगों का सीट खत्म कर दिया गया है। लेकिन 552 सीट 2026 तक यथावत बनी रहेगी 44वां संविधान संशोधन के तहत, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक। मनोनीत करेगा। ये अनुच्छेद किसके तहत मनोनीत होते थे? 331, अनुच्छेद 331 के तहत, याद रखिएगा। पूछ देता है कि दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 331 के तहत, ठीक। तो ये था लोकसभा का निर्वाचन और अवधि, ठीक। अब अगली हेडिंग देखेंगे
संसद सदस्यों की योग्यता। संसद सदस्यों की योग्यता। संसद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक, पॉइंट से समझेंगे। पहली बात, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, वह पागल ना हो, वह पागल, सजा याफ्ता, दिवालियापन, दिवालियापन न हो। भारत का नागरिक हो लेकिन वह पागल ना हो, सजा याफ्ता ना हो। सजा याफ्ता का मतलब कि वह जेल से छोटा, मतलब जेल में उसको जेल भी हो चुकी हो, तो वैसे व्यक्ति को नहीं। वो दिवालियापन यानी भारत के आर्थिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया हो, जैसे दिवालियापन दिवालियापन कहा जा सकते जैसे नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए, ठीक। और किंगफिशर के जो मालिक हैं, नंबर नहीं आ रहा, उनको भूल गए, विजय माल्या, ठीक, विजय माल्या। तो ऐसे लोगों को सदस्यों, मतलब ये लोग योग्य नहीं है, ठीक। भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, ठीक, ना हो ऐसे लोग। राज्यसभा की स्थिति में, राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा की स्थिति में कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना आपको है, ठीक, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा की स्थिति में, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की स्थिति में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, लाभ के पद पर न हो, ठीक। लाभ का पद क्या है? लाभ का पद क्या है? इसकी व्याख्या जो है, इसकी व्याख्या संसद करेगी, संसद करेगी। ये अनुच्छेद 102 में बताया गया है। लाभ का पद क्या है, इसकी व्याख्या जो है संसद करेगी। देख, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, ठीक। तो लाभ का पद क्या है, इसकी व्याख्या संसद करेगी कि किस प्रकार का लाभ के पद पे है, वो अनुच्छेद 102 के तहत। संसद सदस्यों की योग्यता। अयोग्य घोषित होने पर, अयोग्य घोषित होने पर, ठीक, अयोग्य घोषित होने पर देखिए, यदि कोई संसद सदस्य, यदि कोई संसद संसद सदस्य यदि कोई संसद सदस्य लाभ के पद के कारण, लाभ के पद या किसी अन्य कारण, किसी अन्य कारण, किसी अन्य कारण, ठीक, अयोग्य हो, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? चुनाव आयोग के सलाह पर, चुनाव आयोग के सलाह पर अयोग्य घोषित कर देगा। अयोग्य घोषित कर देगा।
ठीक। यदि कोई संसद सदस्य लाभ के पद या किसी अन्य कारण अगर वो अयोग्य है, अगर पता संसद को पता चलता है, ठीक, संसद को पता चलता है तो चुनाव आयोग की सलाह पर चुनाव आयोग सलाह देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है तुरंत उसको अयोग्य घोषित कर देगा। ठीक, तुरंत अयोग्य घोषित कर देगा। एक दूसरा है इसमें दल बदल के कारण, कोई भी संसद सदस्य है दल बदल के कारण अयोग्य हो गया हो, अयोग्य हो गया हो, ठीक, अगर हो गया हो, अगर वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है ना, तो उसको लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो राज्यसभा का सदस्य हो तो सभापति क्या करेंगे, उसकी सदस्यता छीन लेंगे या उसको अयोग्य घोषित करेंगे। ठीक, यदि संसद का कोई भी सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य हो गया हो, दल बदल के कारण अयोग्य हो गया, तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष उसको उसकी सदस्यता छीन लेंगे। अगर राज्यसभा का अगर सदस्य दल बदल के कारण अगर अयोग्य हुआ है तो उसके यानी राज्यसभा के सभापति उसकी सदस्यता छीन लेंगे। अब पढ़ेंगे शपथ, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं उनका शपथ। ठीक, संसद के जो सदस्य होते हैं ना, संसद के सदस्य जो होते हैं वो किसके सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के पदाधिकारी, राष्ट्रपति के पदाधिकारी के सामने। यानी संसद के जो सदस्य होते हैं वो अपना शपथ कहाँ लेते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पदाधिकारी के सामने। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, देखिए राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिलाएगा, किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिलाएगा। ठीक, यही वरिष्ठ सदस्य सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। यानी राष्ट्रपति के पास इतना कहाँ टाइम है कि सभी सदस्यों को बैठाए और एक एक करके सबको शपथ दिलाए। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि एक किसी बड़े वरिष्ठ सदस्य को क्या करेगा कि वो शपथ दिला देगा। अब ये वरिष्ठ सदस्य जो है राष्ट्रपति के स्थान पे उस सभी सदस्यों को एक एक करके शपथ दिलाएगा। ठीक, तो इसी वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर यानी जहाँ लोकसभा अध्यक्ष जहाँ बैठते हैं वहीं पे ये प्रोटेम स्पीकर बैठता है। ठीक, ये प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सदस्यों को शपथ हो गया। अब पढ़ेंगे पद रिक्त, जानेंगे कि इन लोगों का पद रिक्त कैसे होता है। ठीक है, पद रिक्त पहला पॉइंट समझेंगे। देखिए पद रिक्त कैसे होगा, या तो कोई सदस्य की मृत्यु हो गई हो या उसने इस्तीफा दे दिया हो, इस्तीफा देने पर या मृत्यु हो जाने पर या इस्तीफा देने पर। ठीक, तब पद रिक्त हो। पद रिक्त का मतलब कि खाली, कोई सदस्य है उसका स्थान खाली हो जाना। ठीक, दूसरा है शपथ न लेने पर, शपथ न लेने पर आप राज्यसभा के सदस्य चुने हो या लोकसभा के सदस्य, अगर आप जो प्रोटेम स्पीकर आपको शपथ दिला रहा है अगर आप शपथ न लीजिए तो आपकी सदस्यता वैसे भी पद रिक्त कर दी जाएगी, हटा दिया जाएगा आपको। ठीक,
शपथ न लेने पर। तीसरा है बिना बताए, बिना बताए संसद के अधिवेशनों, बिना बताए 60 दिनों तक, 60 दिनों तक संसद के अधिवेशनों से, संसद के अधिवेशनों अधिवेशनों से गायब रहने पर, गायब रहने पर। ठीक, संसद के आप सदस्य हो गए, ध्यान से सुनिए, आप संसद के सदस्य हो गए, ठीक। आप बिना कोई कारण बताए आप क्या करिए कि आप 60 दिन तक गायब हो जाइए, संसद को पता नहीं चले कि आप जो है फलाना संसद जो है कहाँ हैं, उनका पता आता पता कुछ है ही नहीं। तो राज्यसभा का अगर होगा तो राज्यसभा सभापति, अगर लोकसभा का होगा तो लोक सभापति, वो क्या करेगा कि उनकी सदस्यता छीन लेगा, पद रिक्त कर देगा आपका स्थान। भैया जाइए, आप 60 दिन बिना बताए, आप अगर आपको गायब रहना है तो आपको कारण बताकर आपको नोटिस देकर जाना होगा, ठीक, कि नहीं हम इस कारण से संसद में अधिवेशन में हम नहीं रहेंगे। तो गायब रहने पर क्या हो जाएगा कि आपका पद रिक्त हो जाएगा। आज तक एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं, ठीक है, भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी जी, ठीक, उनकी सदस्यता एक बार ऐसे पद रिक्त हो गई, तो बिना बताए 60 दिनों तक वो संसद के अधिवेशन में शिरकत नहीं की, यानी वो उपस्थित नहीं हुए, संसद के अधिवेशनों से गायब रहे, ठीक। चौथा है दोनों सदनों के सदस्यता ग्रहण करने पर, ठीक। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं पहले से ही लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक, हम पहले ही से लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा का भी चुनाव हो रहा है, उसमें भी हम जाकर क्या किए कि राज्यसभा का भी सीट जीत चुके हैं, यानी हम राज्यसभा के भी सदस्य हो गए, हम लोकसभा के भी सदस्य हो गए। तो इस स्थिति में आपको क्या करिएगा, किसी एक सदस्य, यानी आपने इस्तीफा न दिया हो, किसी भी एक सदन से आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, तो आप राज्यसभा जीते हैं तो उसी से दे दीजिए या तो लोकसभा से दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक एक सदन की सदस्यता जो है वो हट जाएगी, ठीक। तो दोनों सदनों के सदस्यता ग्रहण करने पर, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्यता ग्रहण करने पर आपकी ऑटोमेटिक स्थिति जो है एक सदन से गायब हो जाएगी, यानी आपकी सदस्यता गायब हो। अब पढ़ेंगे संसद की बैठक, संसद की बैठक, ठीक, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। एक होता है आहूत करना, आहूत करना या बुलाना, ठीक। एक होता है सत्रावसान, एक होता है विघटन, एक होता है स्थगन, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है, यानी संसद की बैठक को बुलाता है, यानी सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब ये भी होता है कि बैठक करता है। मुख्य रूप से सत्रावसान 3 होते हैं, अभी बता रहा हूँ, ठीक। संसद का विघटन भी कर सकता है, विघटन भी राष्ट्रपति, यानी संसद की बैठक जो होते हैं ना, ये राष्ट्रपति ही बुलाता है। संसद की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो संसद इसका विघटन भी कर सकता है, लेकिन ये जो होता है स्थगन जो होता है ना, ये पीठासीन अधिकारी करता है, पीठासीन अधिकारी करता है, पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक। स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। यानी राज्यसभा है तो सभापति स्थगित कर सकता है, अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर स्थगित कर सकता है। लेकिन ये तीनों जो हैं ये राष्ट्रपति करता है,
संसद की बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान, विघटन, यानी ये सब क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन स्थगन की बात करें, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब कि अगर राज्यसभा का स्थगन कर किया जा रहा है तो पीठासीन अधिकारी का मतलब राज्यसभा का सभापति, अगर लोकसभा स्थगन हो रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक ठीक। तो संसद की बैठक जो है ना राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए पॉइंट में समझेंगे इसको। संसद की बैठक, संसद की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन कोरम, कोरम या गणपूर्ति के लिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए सदन के, सदन के, ठीक, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। ठीक, कहने का मतलब यह है कि संसद की बैठक तभी बुलाई जा सकती है। मान लीजिए कि लोकसभा की बैठक बुलानी है तो राष्ट्रपति तभी बैठक कर सकता है जब लोकसभा की 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक, कहने का अभी बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कितने 552 सदस्य हैं, तो इसका 1/10 जो होगा वो 55। ठीक, 55। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में कितने हैं? 250, तो करीब 25। कहने का मतलब यह है कि संसद की बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक, तो बैठक तभी होगी, लोकसभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम 55 सदस्य मौजूद हों, अन्यथा बैठक नहीं बैठेगी। क्योंकि 1/10 सदस्य होना चाहिए बैठक में, 1/10 सदस्य होने चाहिए। पता चले कि संसद ने बैठक बुलाया है, 4 गो संसदें आए, 552 में 552 में 4 संसदें आए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा उस बैठक का? ठीक, तो इसीलिए गणपूर्ति बनाई गई है, कोरम बनाया गया है कि अगर 55 सदस्य रहेंगे तभी बैठक बैठेगी, नहीं अन्यथा बैठक भंग हो जाएगी। बात समझ आई? राज्यसभा बैठक बुलाएगा तो राज्यसभा की बैठक में कम से कम 25 सदस्यों को कम से कम उपस्थित होना है। याद रखिएगा ये, कम से कम। ठीक, कम से कम 25। पता चले कि 4-5 को सदस्य आए, राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति ने बुलाया, 5 सदस्य आए, तो उन 5 सदस्यों से क्या बातचीत करेगा? ठीक, तो ये होना चाहिए कि 1/10 सदस्य होना चाहिए बैठक के लिए। ठीक, पहला पॉइंट बैठक के लिए। तो आहूत करना था, ये पहला आहूत करना। ठीक है, दूसरा क्या था? सत्रावसान। ठीक, सत्रावसान भी राष्ट्रपति बुलाता है। हमने बताया सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। राष्ट्रपति ही बुलाता है। देखिए 2 सत्रों या 2 बैठकों, 2 बैठकों के बीच की अवधि को सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान कहा जाता है। ठीक, सत्रावसान जो है राष्ट्रपति ही बुलाता है। 2 सत्रों या 2 बैठकों के बीच की अवधि को ही सत्रावसान कहा जाता है। ठीक, ठीक है। ये अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। यानी 1 साल में राष्ट्रपति जो है कितने सत्रावसान करता है? 1 वर्ष में राष्ट्रपति जो है 2 सत्रावसान करेगा, 2 सत्रावसान करता है। ठीक, एक अवधि में राष्ट्रपति जो है 2 सत्रावसान करता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 6 महीना, यानी 6 महीना से ज्यादा ना जाए, 6 महीना बीतते बीतते एक बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह 1 वर्ष में 2 सत्रावसान होते हैं। ठीक, लेकिन अब तो नॉर्मली 3 सत्रावसानों का
प्रचलन चल दिया है। एक बजट, एक मानसून, एक बजट, एक मानसून और एक शीतकालीन, 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 ठीक। बजट सत्र, 3 सत्र आजकल नॉर्मली बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ये था सत्रावसान। इसमें स्थगन, स्थगन। अच्छा, हम 2 चीज पढ़े थे इसमें, एक सत्रावसान, एक विघटन, पढ़े हैं ना। एक सत्रावसान, एक सत्रावसान और एक विघटन, ठीक। सत्रावसान जो है ये 85(1) में है, अनुच्छेद 85(1) में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 85(1) में। विघटन जो है ये 85(2) में है, ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ऊपर जब हम लिखाए थे। तो सत्रावसान जो है 85(1) में है, अनुच्छेद 85(1) में, अब विघटन जो है 85(2) में। देखिए, तो तीसरा पॉइंट क्या था, विघटन। विघटन का मतलब कि विघटन उसका कर सकता है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति जो है कर सकता है। अभी विघटन के बारे में हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब स्थगन देखते हैं। स्थगन सरल भाषा में समझिए, जब संसद में खूब शोर शराबा होता है, शोर शराबा होता है कोई भी बात पे, को देखिए संसद में जब खूब शोर शराबा होता है, शोर शराबा क्यों करते हैं, कोई भी बात जो पक्ष वाला है, कोई बात कोई भी कानून से रिलेटेड बात करता है, तो विपक्ष वाले क्या करते हैं कि खूब उस पर वॉकआउट करते हैं, उस पर वो धरने पे बैठ जाते हैं, उसी पे एकदम शोर शराबा करने लगते हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो क्या करता है कि एक या दो घंटे के लिए इसको स्थगित कर देता है, कहता है कि अब कार्रवाई जो है 1-2 घंटे बाद चली जाएगी। तब पीठासीन अधिकारी उठकर अपने कुर्सी से अपने कक्ष में चला जाता है। तो 1-2 घंटे, अब वो लोग क्या करते हैं कि शांत हो जाएंगे, फिर कोई बातचीत चलेगी नहीं, तो फिर शांत हो जाएंगे। तो 1-2 घंटे के बाद फिर पीठासीन अधिकारी आएगा। यानी पीठासीन अधिकारी का मतलब कि लोकसभा का रहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा का रहेगा तो सभापति। तो इसी को स्थगन कहते हैं। समझ में आया? जब शोर शराबे की स्थिति में कार्यवाहियां जो हैं रुक जाती हैं, तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी 1-2 घंटे के लिए अपने सभा को क्या करता है कि अपने सभा को स्थगित कर देता है, ठीक। 1-2 घंटे के लिए स्थगित कर देता है, तो इसी को स्थगन कहते हैं, ठीक। ये स्थगित क्यों की जाती है? स्थगित बताइए। अनुशासन स्थापित करने के लिए, अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगन करता है, ठीक है। कौन? पीठासीन अधिकारी, ठीक। अब अगली हेडिंग है सदनों के अधिकारी, सदनों के अधिकारी, ठीक है। देखिए, सदन 2 ही हैं, एक ऊपरी सदन, एक निचली सदन, ठीक। यानी राज्यसभा और एक है लोकसभा, अनुच्छेद 80-81, ठीक। राज्यसभा का सभापति, इसका मुखिया कौन होता है? सभापति। और इसका मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष। जो सभापति होता है ना, ये पदेन पद होता है, ये पदेन पद होता है, ठीक। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, ये पहले लोकसभा का सदस्य होता है। ये लोकसभा का सदस्य रहेंगे, तो जो लोकसभा का सदस्य रहेगा वही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक। इतना याद रखिएगा। और सभापति कौन बनता है? ये पदेन पद होता है। इसका मतलब कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति बनता है,
राज्यसभा का सभापति बनता है, इसीलिए पदेन पद होता है। तो यानी आपको राज्यसभा का सभापति बनना है तो सर्वप्रथम आपको उपराष्ट्रपति बनना पड़ेगा। आप उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ही आप सभापति बनेंगे, ठीक समझ में आया? इसीलिए इसको पदेन पद कहते हैं, यानी ये पद धारण करिए ऑटोमेटिक ये पद मिलेगा आपको, ठीक। सभापति के नीचे होते हैं उपसभापति, उपसभापति, ठीक। कभी कभी स्थिति ये होती है कि सभापति न रहने पे उपसभापति जो है सभापति का कार्य करता है। इसमें क्या है, इसके नीचे काम करते हैं उपाध्यक्ष, ठीक। उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष अगर कभी मौके से न रहे, अगर कार्यवाही चल रही है तो उसमें उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान कार्य करता है, ठीक। अब इनके छह सदस्य जो होता है, 6 सदस्यों का पैनलिस्ट होता है, 6 सदस्यों का पैनलिस्ट इनके नीचे कार्य करते हैं, ठीक। 6 सदस्यों का पैनलिस्ट, ठीक। आइए 6 सदस्यों पैनलिस्ट के नीचे कार्य करता है सचिवालय, सचिवालय, ठीक। सचिवालय यहां देखते हैं, सचिवालय। देखिए सचिवालय दोनों में होता है, एक राज्यसभा में भी होता है और एक लोकसभा में भी सचिवालय होता है, ठीक। तो सचिवालय में इनके अधीन महासचिव कार्य करते हैं, महासचिव, इनके भी सचिवालय का मुखिया होता है महासचिव, महासचिव, ठीक। ये महासचिव जो है यानी राज्यसभा का जो सचिवालय होता है ना, देखिए सुन लीजिए, राज्यसभा का जो सचिवालय होता है वो सभापति के अंदर कार्य करता है, और जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर काम करता है, ठीक। का जो सचिवालय होता है वो सभापति के अधीन कार्य करता है, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, ठीक। उन दोनों का हेड बनाया जाता है महासचिवों को, ठीक है। ये बताइए कि सचिवालय करता क्या है? सचिवालय का कार्य है, कार्य सदन की जो कार्यवाही होते हैं ना, सदनों के कार्यवाहियों को लेखांकन करता है, यानी लिखता है, लेखांकन करता है कि आज तारीख फलाना डेट फलाना तारीख में क्या संसद में क्या किस मैटर पे बात हुआ, सब कुछ का एक एक पॉइंट, एक एक शब्दावली जो है उन लोगों का ये लोग लेखांकन, यानी लोगों का कार्य है कि इनके लोकसभा के सचिवालय के जो भी सदस्य होते हैं उनके कार्यवाहियों का लेखांकन करेंगे, राज्यसभा के जो सचिवालय है इनकी कार्यवाहियों का लेखांकन करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और केंद्रीय विधायिका में हम आगे पढ़ेंगे। आज का तो 2 क्लास केंद्रीय विधायिका के बारे में हो गया, लेकिन नेक्स्ट तीसरे क्लास में हम अब सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष इन लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बस धन्यवाद।